दोस्तों, आज इलॉन मस्क और जेफ बेजोस जैसे बिलियनर्स के बारे में तो हर किसी को मालूम है, लेकिन स्पॉटिफाई से लेकर ट्विटर और एप्पल तक इन सभी कंपनीज की सक्सेस में एक अननोन बिजनेसमैन का भी बहुत बड़ा हाथ है। जी हाँ, जिसकी कंपनी स्ट्राइप के बिना ये सभी टेक जायंट्स फेल हो जाएंगे। आखिर कौन है ये बिलियनर और क्यों इसे सिलिकॉन वैली का माफिया भी कहा जाता है, आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। बस बने रहिएगा हमारे साथ अंत तक। लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, आज हम बात पैट्रिक कॉलिसन की कर रहे हैं, जो एक समय पर यंगेस्ट सेल्फ मेड बिलियनर हुआ करता था और 19 साल की उम्र में ही वो एक मिलियनर बन गया था। पैट्रिक को हमेशा से ही एक चाइल्ड प्रोडिजी माना जाता था। आयरलैंड में पैदा हुए पैट्रिक के दोनों पेरेंट्स भी काफी इंटेलिजेंट थे। जहाँ उसकी माँ एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट थी तो पिता एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे जो अपना एक बिजनेस भी चलाते थे। 8 साल की उम्र में ही पैट्रिक ने अपना पहला कंप्यूटर कोर्स शुरू कर दिया था और ये 90 के दशक की बात है दोस्तों। जी हाँ, इसके बाद 10 साल की उम्र में पैट्रिक ने यूनिवर्सिटी ऑफ लिमेरिक के कंप्यूटर प्रोग्रामिंग कोर्स को भी अटेंड करना शुरू कर दिया। स्कूल में रहते हुए पैट्रिक ने यंग साइंटिस्ट ऑफ द ईयर टेक्नोलॉजी एग्जीबिशन में एआई पर अपना पहला प्रोजेक्ट बनाया था और इसमें दूसरे नंबर पर आने के बाद अगले साल उसने 16 साल की उम्र में एक क्रोमा नाम की नई कंप्यूटर लैंग्वेज इन्वेंट करके ये कंपटीशन भी जीत लिया। इसके बाद पैट्रिक ने अमेरिका का रास्ता चुना और MIT में एडमिशन लिया, लेकिन पैट्रिक के लिए ये सब कुछ बहुत स्लोली चल रहा था, इसलिए 2009 में वो MIT से ड्रॉप आउट हो गया। पैट्रिक ने अपने भाई के साथ एक नए स्टार्टअप का आइडिया सोचा जो कि ईबे जैसी ही एक वेबसाइट थी लेकिन उससे बेहतर। इसके लिए उन्हें सिलिकॉन वैली में मूव करना पड़ा और यहाँ उन्हें वाई कॉम्बिनेटर का साथ मिला, जो कि नए स्टार्टअप्स बिल्ड करने में मदद करने वाला एक स्टार्टअप एक्सीलरेटर है। इसके बाद दोनों भाइयों ने इस पर काम शुरू कर दिया, लेकिन उन्हें महसूस हुआ कि उन्हें और भी लोगों की जरूरत है और तब उनकी मुलाकात ऑक्सफोर्ड में पढ़ रहे हरजीत और कुलवीर टैगर से हुई और दोनों ने अपना स्टार्टअप मर्ज कर दिया और काम पर लग गए। इसके बाद उन्होंने अपने स्टार्टअप ऑक्टोमैटिक को गुड फ्राइडे के दिन 2008 में रिलीज किया। उन्होंने ये कंपनी कनाडा की लाइव करंट मीडिया को बाद में बेच दी और 19 साल के पैट्रिक और 17 साल के जॉन रातों रात मिलियनर्स बन गए। जी हाँ, लेकिन इसके बाद तुरंत ही वो अपने दूसरे स्टार्टअप पर काम करने लगे। उन्हें लगा कि जितने भी ऑनलाइन पेमेंट प्लेटफॉर्म्स हैं वो बहुत स्लो और इनएफिशिएंट हैं, इसलिए वो एक नया पेमेंट प्लेटफॉर्म बनाने में जुट गए और स्ट्राइप की शुरुआत हुई। इसके लिए उन्होंने अगले कुछ महीनों तक खुद को बुएनोस आयरेस के एक अपार्टमेंट में बंद कर लिया और वो लगातार कोडिंग करते रहे। आज स्ट्राइप एक यूनिकॉर्न है और एक फाइनेंस SAS यानी कि सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस कैटेगरी में काफी पॉपुलर भी है। स्ट्राइप की वजह से ही दोस्तों टिंडर से लेकर ट्विटर जैसे प्लेटफॉर्म्स पर पेमेंट संभव हो पाती है। इस आइडिया को देखते हुए पेपल माफिया के नाम से जाने वाले इन्वेस्टर्स भी उनकी तरफ आकर्षित हुए। इसमें इलॉन मस्क और पीटर थील जैसे लोग शामिल थे जिन्होंने $2 मिलियन की इन्वेस्टमेंट इस कंपनी में की। इसके बाद स्ट्राइप की जर्नी शुरू हो गई। उन्होंने कई सारी कंपनीज को भी एक्वायर करना शुरू कर दिया, जिसमें से उनका पहला एक्विजिशन एक चैट और टास्क मैनेजमेंट ऐप किक ऑफ था। 2021 में बैंक ऑफ इंग्लैंड के फॉर्मर गवर्नर मार्क कैनी ने भी उनका बोर्ड ज्वाइन कर लिया था। इसी साल उन्होंने रेको नाम के एक अकाउंटेंसी प्लेटफॉर्म को भी एक्वायर करके अपने फाइनेंशियल टूल्स के सूट में ऐड कर लिया था। जनवरी 2022 में उन्होंने फोर्ड मोटर कंपनी के साथ भी 5 साल की एक डील साइन की है, जिसके बाद अब फोर्ड की भी सभी ट्रांजैक्शंस को स्ट्राइप हैंडल करेगा। इसी महीने उन्होंने स्पॉटिफाई के साथ भी एक डील साइन की थी, जिससे कि आर्टिस्ट को अपनी खुद की रेवेन्यू स्ट्रीम बनाने में मदद मिलेगी। अप्रैल 2022 में ट्विटर ने भी स्ट्राइप के साथ एक अनाउंसमेंट करते हुए बताया था कि वो क्रिप्टो करेंसी पे आउट के लिए स्ट्राइप के साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं। ट्विटर पर सभी क्रिप्टो ट्रांजैक्शंस अब स्ट्राइप कनेक्ट के थ्रू रूट की जाएगी और स्ट्राइप ही KYC रिक्वायरमेंट्स को हैंडल भी करेगा। सभी बातें यही दर्शा रही हैं दोस्तों कि स्ट्राइप इंडस्ट्री में अपने पैर जमा चुका है। स्ट्राइप की एक पीक वैल्यूएशन $95 बिलियन लगाई गई थी और पहली बार पैट्रिक और जॉन ने पर्सनली 1 बिलियन का आंकड़ा 2016 में पार किया था और इसी के साथ वो यंगेस्ट बिलियनर्स बन गए थे। उस समय स्ट्राइप की वैल्यूएशन 9.2 बिलियन थी, जिसे वो अपने पीक पर 10 गुना ग्रो कर ले गए थे। लेकिन इसी के साथ स्ट्राइप में कुछ प्रॉब्लम्स भी आने लगी। जी हाँ, वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक स्ट्राइप के इंटरनल शेयर प्राइसेस के दाम काफी गिर गए हैं, जिस वजह से स्ट्राइप के ग्लोबल प्लान्स को काफी धक्का लगा है। स्ट्राइप अब धीरे धीरे अफ्रीका, साउथ ईस्ट एशिया और भारत में भी लॉन्च होने के सपने देख रहा था। कंपनी के साथ कुछ और भी बहुत सी दिक्कतें हैं दोस्तों, जिसमें से एक उनकी इमेज है। सिलिकॉन वैली के कई स्टार्टअप्स ये इल्जाम लगाते हैं कि स्ट्राइप सिलिकॉन वैली को एक माफिया बॉस की तरह कंट्रोल करता है। जो भी स्टार्टअप ग्रो कर रहा होता है वो उसे खरीद लेते हैं। अगर वो फाउंडर्स वो बेचने के लिए राजी ना हो तो स्ट्राइप उसी का कॉम्पिटिटर या तो खड़ा कर देता है या फिर उस कॉम्पिटिशन में इन्वेस्ट करने लगता है।
यही वजह है कि आज के समय में स्ट्राइप सिर्फ एक फाइनेंशियल SAS कंपनी नहीं है, बल्कि वो अब इतने सारे स्टार्टअप्स को एक्वायर कर चुकी है कि हर इंडस्ट्री में उसकी प्रेजेंस है, जो कि लोगों को परेशान भी कर रही है। इसके साथ उनके CEO और को-फाउंडर पैट्रिक कई सारी दूसरी कंट्रोवर्सीज में भी पड़ चुके हैं। पैट्रिक उन बहुत ही कम बिलियनर्स में से हैं जो खुलेआम चीन के खिलाफ आवाज उठाते हैं, जबकि फिर चाहे US में इलॉन मस्क हो या भारत में अडानी अंबानी, कोई भी बिजनेसमैन चीन के खिलाफ बोलकर अपने धंधे का नुकसान नहीं करवाना चाहता। पैट्रिक ने चीन में अपना कोई बेस भी नहीं बनाया है और वो बहुत ही लिमिटेड अमाउंट में चीन में काम करते हैं। पैट्रिक की लड़ाई फोर्ब्स के जर्नलिस्ट के साथ भी हो चुकी है। ये तब हुई थी जब फोर्ब्स ने दावा किया था कि आयरलैंड के जिस शहर वो पैट्रिक पैदा हुए थे उसे यूरोप की मर्डर कैपिटल कहा जाता है और वहां पर बर्लिन वॉल की ही तरह अमीरों और गरीबों के इलाकों के बीच में दीवारें खड़ी की गई हैं। इसके बाद पैट्रिक ने ट्विटर पर फोर्ब्स की आलोचना की और आखिर में फोर्ब्स ने माफी मांगते हुए इस आर्टिकल को भी रिमूव कर दिया। लेकिन स्ट्राइप की सबसे बड़ी दिक्कत अभी भी उनकी पब्लिक इमेज ही है दोस्तों। बोल्ट नाम के स्टार्टअप के CEO ने दोनों भाइयों को माफिया से कंपेयर किया था। उनकी कंपनी एक 1 क्लिक पेमेंट सर्विस ऑफर करती है, जिस वजह से स्ट्राइप उन्हें अपना कॉम्पिटिशन समझता है। लेकिन स्ट्राइप का झगड़ा कार्ड इशुइंग कंपनी से लेकर सब्सक्रिप्शन पेमेंट प्लेटफॉर्म सभी के साथ है और हर एक फील्ड में वो अपनी सर्विस लॉन्च कर रहे हैं। इस ग्रोथ के कुछ नुकसान भी हैं जो अब देखने को मिल रहे हैं। स्ट्राइप ने हाल ही में अपने 14% स्टाफ को एक ही झटके में फायर कर दिया है और उन्होंने ये माना भी है कि वो इंटरनेट कंपनीज की ग्रोथ को लेकर काफी ऑप्टिमिस्टिक थे, जिस वजह से इन्होंने कई सारी गलतियां भी की है। एक इंटरनल मेमो में पैट्रिक ने इन्फ्लेशन, एनर्जी शॉक्स और घटती स्टार्टअप फंडिंग को भी इस फायरिंग के पीछे के कारणों में शामिल किया है। लेकिन 2021 में 12 बिलियन का रेवेन्यू जनरेट करने वाली कंपनी इतनी जल्दी हार नहीं मानेगी और ये पॉसिबल भी है कि स्ट्राइप फिर से बाउंस बैक करेगी। लेकिन स्ट्राइप के बारे में इसलिए भी बात आगे होती रहेगी क्योंकि उन्होंने चीन जैसे मार्केट को छोड़ दिया है और वो एक्टिवली चाइना की डिक्टेटरशिप और विगर मुस्लिम्स पर हो रहे अत्याचारों के बारे में बोल रहे हैं, जो दर्शाता है कि आने वाले समय में कंपनीज इस USA वर्सेस चाइना की कोल्ड वॉर का भी एक बड़ा हिस्सा बन सकती है, क्योंकि चीन और US का ट्रेड अब गिर रहा है और दोनों ही कोशिश कर रहे हैं कि वो एक दूसरे पर डिपेंडेंट ना रहकर काम करें। ऐसे में कंपनीज का सरकारों और देशों के खिलाफ बोलना उन्हें एक पावरफुल डिप्लोमेटिक टूल बना सकता है और साथ ही एक देश को टेक्नोलॉजी से वंचित भी रख सकता है। यही वजह है दोस्तों कि स्ट्राइप को एक जियोपॉलिटिकल सेंस में देखना भी बहुत जरूरी है। एक कंपनी जो ज्यादातर US बिजनेसेस की बैकएंड पेमेंट्स के लिए जिम्मेदार है और जिस पर ये इल्जाम लगाते हैं कि पूरी सिलिकॉन वैली उनकी मुट्ठी में है, उसका इस तरह से चीन के खिलाफ बोलना भी नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। पर खैर, इसे छोड़ दें तो आपको क्या लगता है कि क्या भारत के बिजनेसेस को भी इसी तरह से स्टैंड लेने चाहिए? बहुत से इंडियन बिजनेसेस आज भी चीन से आने वाले प्रोडक्ट्स या फिर रॉ मटेरियल्स पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हैं। हमारी फार्मा इंडस्ट्री, जिसके बारे में दुनिया भर में चर्चा होती है, उसका रॉ मटेरियल भी चीन से आता है। क्या भारत में भी चीन के साथ डीकपलिंग के प्रोसेस शुरू करके खुद की डिपेंडेंसी उन पर से हटानी चाहिए? शायद ऐसा हो जाए तो फिर भारत खुलकर चीन का विरोध कर सके, जिस तरह से आज हम पाकिस्तान का करते हैं। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट्स में जरूर लिखें। उम्मीद करते हैं आपको आज के इस वीडियो में काफी कुछ नया मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो दोस्तों तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।